उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज का शासन है, डबल इंजन की सरकार है, कहने के लिए अपने आप में राम भक्तों की सरकार है, इस तरह के दावे किए जाते हैं, हिंदुत्व का झंडा बरदार करने वालों की सरकार है। लेकिन क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के अंदर खबर निकल करके सामने आती है कि दो कथावाचक जो कि यादव जाति से संबंधित हैं, वो कथा करने के लिए जाते हैं एक गांव के अंदर इटावा में। 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, और वहां पर उस गांव के अंदर उनकी पिटाई कर दी जाती है कि आप ब्राह्मणों के गांव में कैसे यादव होकर के कथा करने के लिए आ गए। लेकिन इस मामले के अंदर अब बिल्कुल नया मोड़ आ गया है। इस मामले में अब बिल्कुल अलग लेवल पर पुलिस की कार्रवाई चली गई है। अब एफआईआर हो गई है उल्टी कथावाचकों के ऊपर ही, कथावाचकों पर ही उन ब्राह्मण महिलाओं ने एफआईआर करा दी है और कहा है कि ये व्यक्ति जो कथा करने के लिए आए थे वो हमें छेड़ रहे थे, वो हमारे साथ में गलत हरकतें कर रहे थे। ये उन महिलाओं का आरोप है। जबकि दूसरी तरफ उन यादव कथावाचकों का आरोप है कि हमको यादव होने की वजह से और उसके साथ साथ जाटव होने के शक में कि ये यादव भी नहीं, असल में तो जाटव है, ये इस शक के अंदर हमें मारा गया, पीटा गया, हमारी चोटी काटी गई, बाल उतारे गए, हमारे हमसे नाक रगड़वाई गई, हमारे ऊपर महिलाओं ने पेशाब छिड़क करके हमें कथित तौर पर पवित्र करने की कोशिश भी की। लेकिन अब इस मामले में बिल्कुल अलग जो है एंगल पुलिस का यहां पर नजर आ रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी किस लेवल पर कहां से कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे होंगे, इस बात को जरा सोचिए। पुलिस की एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई है उसको आप गौर से देखिए। क्या पुलिस की एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई है वो हल्की है, मामूली है, या बहुत गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? इस समझने वाली बात। दूसरी तरफ अब एक वीडियो निकल करके सामने आया है और इस वीडियो पर बात करेंगे, और ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहानी को बयां करता है। ये वीडियो उस रात का बताया जा रहा है जिस रात में हंगामा हो रहा था, करीब 1.5-2 मिनट का वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मुकुटमणि यादव, उनसे पूछा जा रहा है कि तुम यादव हो कि जाटव हो, तुम शुद्ध रूप से यादव भी हो या नहीं, या जाटव हो तुम, ये कहा जा रहा है। और मुकुटमणि यादव जो है, जो कुर्सी पर बैठे हुए, समझने वाली बात यह है कि क्या आपके परिवार में, क्या आप ये मान सकते हैं कि गांव देहात में कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ करेगा, गंदी हरकतें करेगा, तो क्या आपको लगता है कि आधी रात तक परिवार के लोग, आसपास के लोग, गांव के लोग बैठा करके उसको कुर्सी पर बैठा करके उससे बातचीत करेंगे क्या? यहां पर मुकुटमणि यादव कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और मुकुटमणि यादव वो कहते हैं कि हमारी तो जाति नहीं होती है। मतलब वो एक तरीके से इस बात की प्रिविलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कथावाचक है और कथावाचकों की कौन सी जात होती है, जो मतलब धर्म का काम करने लग जाए वो तो सब धर्मों के हो जाते हैं, सब बिरादरी के हो जाते हैं, कोई एक बिरादरी से उनका संबंध नहीं रहता। जैसा योगी आदित्यनाथ के बारे में भी दावा किया जाता है कि वो अब ठाकुर नहीं है, वो सबके हो गए हैं अब तो। ऐसे में अब सवाल यह है कि जो महिलाएं यहां पर आरोप लगा रही हैं, क्या वो सही है, या कथावाचकों पर जो कुछ कहा गया वो सही है और उसकी वजह से रायता बहुत ज्यादा फैल गया, और अब इसके काउंटर में क्योंकि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या अपने लोगों को छुड़वाने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं? ये बहुत कुछ अपने आप में समझने वाली बात है। और सवाल फिर ये भी कि सरकार बहादुर इस वक्त में कहां है, मुख्यमंत्री कहां है, बाकी शासन प्रशासन वो क्यों नहीं इस मामले को तेजी से देख रहा है, ताकि इन 2 समुदायों के बीच में जिस तरीके की खाई अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको कम किया जा सके। खबर पर मैं आऊं और ताजा खबर अभी आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2000 के करीब लोग वहां पर पहुंच गए, तोड़फोड़ भी हुई है, और अब कुछ तस्वीर इस तरह की निकल करके सामने आ रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि गांव-गांव में इस तरीके से लिखा जाना शुरू हो चुका है, इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना सख्त मना है। अगर वाकई ये जगह जगह पर फैलने लगा तो इसके बाद में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। अब ताजा खबर पर आते हैं जो फिलहाल इस मामले में लेटेस्ट अपडेट निकल करके सामने आया है। इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई को लेकर के बवाल हो गया। 2000 से अधिक यादव संगठन के लोगों ने बकेवर थाने को घेर लिया, पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया जिसमें एक गाड़ी टूट गई। पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख करके अन्य थानों की फोर्स बुलाई, प्रदर्शन कर रहे 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। अहीर रेजिमेंट के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। कथावाचक के साथ में हुई घटना में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझा करके रवाना किया। प्रदर्शनकारी आगरा कानपुर नेशनल हाईवे की ओर बढ़ गए। यादव समाज संगठन के अध्यक्ष गगन यादव ने कथावाचक की पिटाई के मामले का विरोध जताया था। उन्होंने आज 26 जून को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इटावा आने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में कई जिलों से यादव समाज के लोग इटावा पहुंचे थे। तो मामला यानी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसमें राजनीति भी होगी, इसमें अलग अलग समाज के लोग भी कूदेंगे, और जाहिर सी बात है सरकार अगर सामने इसमें नहीं आती है तो ये मामला ऐसा ना हो कि सरकार के लिए नासूर बन जाए। इटावा के दांदनपुर गांव में प्रदर्शनकारी आने जाने वालों से उनकी जाति पूछ करके आगे बढ़ने दे रहे थे। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस से प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक हो गई। यादव समाज के लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस की गाड़ी का सामने का शीशा टूट गया, और इसके बाद में धीरे धीरे बवाल और बढ़ने लगा। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचने लगे, और उसके बाद में यादव समाज के ही 12 लोगों को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया। ये दैनिक भास्कर की खबर मैं आपको इस वक्त में बता रहा हूं। तो आप सोचिए कि मामला किस हद तक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये एफआईआर की कॉपी देखिए, एफआईआर की कॉपी देखिए, और इस एफआईआर की कॉपी में बहुत कुछ यहां पर आपको समझ में आएगा। जो धाराएं लगी है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई इन धाराओं के तहत इन पर एफआईआर होनी भी चाहिए थी या नहीं। इसमें धारा 299 लगाई गई है। 299 का मतलब है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, जानबूझ करके धर्म या विश्वासों का अपमान करना, और इसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 318(4) धोखाधड़ी, गंभीर रूप से किसी के साथ में धोखाधड़ी करना, और इसमें धोखे से संपत्ति या अधिकार हासिल करना, इसके लिए धारा लगाई जाती है। उसमें 7 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसकी अगली धारा लगाई गई है 319(4), इसमें व्यक्ति बनकर के धोखा देना, जिसमें किसी दूसरे के नाम या पहचान से धोखा देना शामिल है। इसमें 5 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा 338 मूल्यवान दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा, वसीयत, सिक्योरिटी या संपत्ति दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करना, इसमें आजीवन कारावास तक है, मतलब पूरी उम्र कैद हो सकती है आपको, या 10 साल तक की कैद हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। और 340(2), जिसमें फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करना, नकली दस्तावेज को असली दस्तावेज बता करके उपयोग करना, और इसमें भी 10 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। तो ये धाराएं लगाई गई है, उम्र कैद तक की धाराएं लगी है, 7 साल की, 10 साल की सजा वाली धाराएं लगी है, और ऐसी धाराएं लगी जिसमें जमानत मिलना आसान नहीं है।
अब ये जो धाराएं लगी हैं, क्या पुलिस ने, उस थाने ने अपनी समझ से, अपने विवेक से लगा दी हैं, या ऊपर विचार विमर्श हुआ होगा? क्योंकि ये मामला पूरी तरह से हाईलाइट हो चुका है, और जब भी कोई ऐसा मामला हाईलाइट होता है तो उसमें कोई भी थाना संभवतः यही माना जाता है कि अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर पाता है। जब किसी थाने में ऊपर लेवल के राजनेता वो इन्वॉल्व हो जाएं और सबको पता लगने लगे कि मामला लखनऊ से लेकर के और दिल्ली तक की अखबारों की सुर्खियों में है, तो कोई भी थानेदार, कोई भी दरोगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो उसमें मन माफिक तरीके से उसमें धाराएं थोक के भाव में लगा दे। तो ये भी समझना, और ये भी जो वो जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई उस थाने ने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है, या किसी का ऊपर का आदेश था, या फिर एफआईआर इतनी लेट क्यों हुई? क्योंकि 21 जून का 22 जून का ये मामला है और आज 26 जून को जाए सब कुछ हो रहा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जरा ये वीडियो पर आइए, ये वीडियो देखिए, आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में बॉडी लैंग्वेज पर खास तौर पर नजर डालिए। मुकुटमणि यादव वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बाकी समाज के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग वो खाट चारपाई पर बैठे हुए। क्या आपको लगता है कि किसी परिवार की महिला के साथ में कोई आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाए कोई व्यक्ति, या कोई गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है और वो महिला शिकायत करे कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में गलत हरकत की है, तो क्या कोई किसी आरोपी को इस तरीके से कुर्सी पर बैठा करके गांव के लोग ऐसी आवा भगत करेंगे, उसके दूसरे तरीके से बाल उतार दिए जाएंगे? ये एक सामान्य सा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्या आपको हजम हो रही है ये बात कि इस मामले में दो एंगल दिए जा रहे हैं? एक एंगल है, एक कथन है जो कि कथावाचकों का है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे साथ में यादव होने की वजह से और जाटव होने के शक में मारपीट की गई, हमारी चोटी काटी, हमारी नाक रगड़वाई, हमसे जो है वहां पर पेशाब डाल करके हमारे ऊपर पवित्र करने का काम किया हमको। एक उनकी तरफ से स्टेटमेंट है। और दूसरी तरफ अब ब्राह्मण समाज की महिलाएं कह रही कि नहीं, हमें छेड़ रहा था, और अगर छेड़ रहा था तो परिवार के लोग, समाज के लोग कुर्सी पर बैठा करके उसका कैसा सत्कार कर रहे थे? जरा बताइए आप। या सिर्फ और सिर्फ मामला यह है कि अब उनके परिवार के 4 लोग जेल के अंदर चले गए और उनको छुड़वाने के लिए कई बार वकील आपको ऐसी राय दे देते हैं, या गांव में कोई बिगड़ेल प्रधान हो तो वो आपको ऐसी राय दे देता है कि कांटे से कांटा निकलेगा। अब उन्होंने एफआईआर करवा दी, तुम्हारे 4 लोगों को अंदर करवा दिया, अब तुम सीधे तौर पर जो है उनके ऊपर एफआईआर करवा दो कि हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे साथ में छेड़छाड़ की, और उसके बाद में महिलाओं का केस लग जाएगा, और फिर वो लोग तुम्हारे पास में आएंगे, और फिर उसके बाद में समझौता हो जाएगा, तुम्हारे आदमी छुट के आ जाएंगे और वो भी अपने आप चले जाएंगे छुट करके। तो इस तरह की हरकतें या तो कई बार वकील कर लेते हैं, या फिर गांव के अंदर कोई बिगड़ेल प्रधान टाइप के लोग होते हैं जिनका रोजाना इसी तरीके का काम है कि कैसे एक आदमी को उलझा करके दूसरे आदमी को सुलझाया जाए, या कैसे सुलझे हुए आदमी को उलझाया जाए। उनका यही काम होता है। अब जरा सुनिए जरा इस वीडियो को। क्या आपको हमने कहने पहले सूचना दी थी? हमको तो आधार कार्ड ये जानकारी नहीं मिली है कि इसको यादव भी नहीं है अभी हजरत साहब को पहले कोई बात नहीं है, सही बात तो है। पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात सुन। महात्मा स्वरूप महात्मा स्वरूप पहली बात तो जात नहीं। हमें आज हमें शब्द अपना थाने में महात्मा में ले रही है, महात्मा जात की बात रहेगी। यादव का सूचना राजन को अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आया है। अखिलेश यादव इसमें लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो इस वीडियो में आपने सुना है एक बार फिर से पढ़कर आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इसमें मुकुटमणि यादव वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सही बात है कि हमारी कोई जात नहीं है, महात्मा स्वरूप है हमारा। आज हमें कोई 14-15 साल हो गए हैं। लोग बीच में एक शख्स ने कहा कि हमको बताया कि यादव से भी नीच जात है। कुल मिलाकर के ये अपने आप को वहां पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यादव हैं। दूसरी तरफ से उनको कहा जा रहा नहीं ये यादव नहीं, ये जाटव है। फिर उसके बाद में मुकुटमणि यादव कहते हैं कि साहब हमारी को तो कोई जाति नहीं, हम 14-15 साल से कथा कह रहे हैं, हमें आज तक कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी ने हमको गलत नहीं बताया, हमारी कथा में कोई दिक्कत हुई हो, हमने कोई गलत सलूक पड़ा हो तो बताइए आप। तो यहां पर तो छेड़छाड़ वाला मामला कहीं दूर दूर से नहीं लग रहा है। और फिर वही बात घूम फिर करके, अगर छेड़छाड़ की होती तो क्या इनको कुर्सी पर बैठा करके सत्कार किया जाता? या ये जरूर हो सकता है कि छेड़छाड़ हुई हो और महिलाओं ने उस वक्त नहीं बताया। एक एंगल ये जरूर हो सकता है, हम महिलाओं के पक्ष में अगर सोचें तो ये बात जरूर हो सकती है। लेकिन क्या ये बात वाकई है, या इस बात को मनगढ़ंत तरीके से बना करके और सामने रखा गया? केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री सरकार वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। किसी भी कथावाचक का अपमान नहीं होना चाहिए, भक्ति करने व कथा सत्संग करने का अधिकार सबको है। दोषियों पर कार्रवाई शासन से हुई है, लेकिन इस संवेदनशील प्रकरण में जो अखिलेश यादव ने जातिगत राजनीति की है वो निंदनीय है। अब साहब इसीलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सरकार बहादुर हैं। तो सरकार बहादुर आप इतना समय क्यों खराब कर रहे हैं? आप त्वरित तौर पर गांव में जाइए, लोगों को बताइए कि भाई ऐसे बात हुई है, हम विश्वास दे रहे हैं आपको। आप जाकर के ब्राह्मण समाज के लोगों को भी विश्वास दिलाइए, आप जाकर के यादव समाज के लोगों को भी विश्वास दिलाइए कि किसी के साथ में अनहित नहीं होने देंगे। खुद मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे इस पर आकर। मुझे याद आता है लखनऊ का एक मामला था जिसमें कुछ लड़कों ने, मंचलों ने पानी डालने का काम किया। बारिश के दिन थे, पिछले साल की वीडियो थी, पानी डाल रहे थे वो वीडियो आपने भी खूब देखा होगा। और पानी डालते हुए वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि योगी आदित्यनाथ जो है खुद उस वीडियो को लेकर के और उस वीडियो में दिखाई दे रहे लड़कों पर कार्रवाई करने वालों का नाम गिनवाने लग जाते हैं। लेकिन उसमें 14-15 करीब लड़के थे और उसमें उन्होंने स्पेसिफिक नाम बताया कि एक अब्दुल है और एक यादव है। तो मुख्यमंत्री अगर इतनी सी बात पर कि कुछ मंचले हैं, कुछ दबंग हैं, कुछ ढीठ हैं, कुछ नीच हैं, कुछ निकम्मे हैं, कुछ नकारा हैं, जिनको पुलिस ठीक कर सकती है, टाइट कर सकती है, उनको आप यादव और अब्दुल सेलेक्टेड तौर पर नाम निकाल करके उसमें से गुप्ता का नाम छुपा लिया गया। खुद मुख्यमंत्री अपनी जुबान से गुप्ता नाम वाले उस लड़के का नाम बता नहीं पाए। तो जब मुख्यमंत्री ऐसे मामलों को लेकर के संज्ञान ले सकते हैं जिसमें मंचले थे, जिसमें नीच ढीठ नकारा निकम्मे, और एक ऐसे कहें कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, वो वाले लोगों पर अगर आप संज्ञान ले सकते हैं, तो यहां पर तो मामला सीधे सीधे दो समुदायों के बीच चला गया।
अब हो ना हो ये मामला जो है वो प्रदेश पर होते होते प्रदेश लेवल पर चला जाए, इटावा से निकल करके पूरे यूपी में ऐसी बातें होने लगी। और योगी आदित्यनाथ काउंटर नहीं कर रहे हैं तो अखिलेश यादव को मौका मिल रहा है, क्योंकि अगर सरकार पहल करती, सरकार कार्रवाई करती तो विपक्ष के हाथ में गेंद होती नहीं। अगर सरकार पहले उस गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचा देती, सरकार कहती कि हम कार्रवाई करेंगे, एक आदमी को नहीं छोड़ेंगे, अगर कहीं से किसी ने गलती की है वहां से पकड़ करके लाएंगे, और यहां से गलती की है तो यहां से भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सब अपनी अपनी सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि कथावाचकों में कहां आप जाके ढूंढ रहे हैं, और क्या पीडीए का कोई कथावाचक है तो क्या वो कथा नहीं कह सकता है? सवाल वाजिब है। क्या कथा कहने के लिए आपको ब्राह्मण होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई भी आदमी कथा कह सकता है। और हमारे यहां पर तो आप रामायण महाभारत ये किरदार देखेंगे, आप उसमें बड़े बड़े मुस्लिम कलाकार रहे हैं। दिल्ली में, लखनऊ में होने वाली रामलीलाओं में जाएंगे तो वहां पर आपको पर्दे के पीछे मिलेगा कि कोई अब्दुल जो है वो सीता बना हुआ है। क्या करेंगे आप? सीता जी की साड़ी खींचेंगे? कहां तक लेकर के जाएंगे इस बहस को? और क्यों